हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है समी पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल देवदत्त एकेडमी में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस किस तरह से, क्या रेजिस्टेंस होता है, और पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ाई करेंगे रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, यानी किन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जिन भी चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, यानी किन किन चीज़ों पर रेजिस्टेंस जो है हमारा वो डिपेंड करता है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें रेजिस्टेंस को प्रभावित कर सकती हैं, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। पहला चीज़ होता है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, क्या होता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वह कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो हमारा आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से होने से मतलब है कि यदि हम किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और यदि हम लेंथ कम करेंगे तो उसी हिसाब से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी कम होगा। क्लियर है बातें। तो आपका ये जो पहला टॉपिक है, यानी कि पहला पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस में, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, लिखिएगा द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to its लेंथ। जो हमारा किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। सेकंड हमारा पॉइंट है इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि क्रॉस सेक्शन की एरिया। ठीक है, क्लियर है बातें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि कोई भी हमारा कंडक्टर है उसके क्रॉस सेक्शन के एरिया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर हमारा जो होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में होता है, यानी कि कोई भी हमारा कंडक्टर एक सिलेंडर का निर्माण करता है। सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए कि यही हमारा कंडक्टर है, ये जो हमारा मार्कर है यही वायर है, तो ये जो वायर है ये इसका जो यहाँ से यहाँ, तो क्योंकि ये उसका लेंथ हो जाता है, ये उसका लेंथ है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये वाली एरिया, ये वाली, ये जो सिलेंडर का जो बेस होता है। सपोज कीजिए कि कंडक्टर है, क्योंकि हमारे जो कंडक्टर होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, मतलब मैं एज्यूम करने को बोल रहा हूं। सपोज कीजिए ये कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का ये जो होगा वो लेंथ होगा, और ये जो एरिया होगी, ये जो नीचे वाली या फिर ई वाली एरिया होगी, इस एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है वो मोटा है या पतला है। क्लियर है बातें। तो ये वाली ये जो एरिया बनेगी हमारी, इस इस एरिया को हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे हमारा कंडक्टर डिपेंड करता है इसके बारे में जानते हैं। इसमें लिखेंगे हम द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो हमारा आर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। कहने का मतलब ये है कि जिस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन का एरिया ज्यादा होगा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा, और जिस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि मोटे तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये इतना है, इससे और कर दे ज्यादा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने का मतलब है कि तार का मोटा होना। तो मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है पतले तार के अपेक्षा में, यानी कि पतले तार के यानी कि थिन वायर के रिस्पेक्ट में जो थिक वायर होते हैं, मोटे वायर होते हैं, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। क्लियर है बातें? चलिए इन दोनों पॉइंट को यदि हम मिला दें तो आर और एक, एल और एक के पॉइंट को हम मिला दें तो हमारा इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करके मिलता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट चाहिए होता है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। आर इज इक्वल टू बन जाता है हमारा रो एल अपान में ए। आर इज इक्वल टू बन जाता है हमारा रो एल अपान में ए। इसको यहां पे लिख देते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपान में ए। क्लियर है बात है? ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये रो क्या होता है, तो रो के बारे में हम जानते हैं, रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, जो हमारा रो होता है ये रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर होता है। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। चलिए हमने लिखा है R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी क्या होती है, हर एक कंडक्टर का अपना एक वो होता है, मतलब रेजिस्टिविटी एक हर एक कंडक्टर का अपना एक कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट का क्या वैल्यू होता है, कैसे होता है, ये चीजें बताते हैं हम। लेकिन उससे पहले समझिए कि जो हमारी रेजिस्टिविटी रो होती है, ये रो सिर्फ कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है, न कि उसके लेंथ और एरिया पे। कि जो रो होता है ये कंडक्टर के इट डिपेंड्स ऑन, इस पे लिख लीजिएगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मतलब कि हर एक कंडक्टर का अपना अपना रेजिस्टिविटी होगा। जैसे तांबे का तार का अलग होगा और एल्युमिनियम के तार का अलग होगा, लोहा के तार का अलग होगा, चांदी के तार का अलग होगा। मतलब जैसा कंडक्टर बनाएंगे हम उसका अपना अपना रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, सपोज कर लीजिए हमने इस लेंथ को L इज इक्वल टू 1 कर दिया, यानी कि हमने कोई ऐसा वायर लिया जिसका लेंथ कितना है, 1 यूनिट है, उसका क्रॉस सेक्शन के एरिया कितना है, 1 यूनिट है। तो हमारे यहां से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 1/1, यानी कि यहां से क्या मिल जाएगा हमको, R इज इक्वल टू रो। यहां से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि द रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कोई ऐसा वायर जिसकी लंबाई 1 यूनिट हो, मीटर में समझ लीजिए, कोई एक यूनिट मान लेते हैं हम मीटर। एक ऐसा वायर जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी कि ये वाली जो एरिया हो कितनी हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। जैसे कि हमारा लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, और यदि हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो ये 1 मीटर स्क्वायर हो। तो ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 यूनिट हो और एरिया भी 1 यूनिट हो, ऐसे कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ऐसे कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्योंकि देख लीजिए हमने लेंथ को 1 यूनिट रख दिया, हमने क्रॉस सेक्शन के एरिया को 1 यूनिट रख दिया, तो यहां से हमको वैल्यू आ गई R इज इक्वल टू रो। यानी कि हमने लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 है, एरिया ऑफ कंडक्टर 1 है, तो R इज इक्वल टू रो। यानी कि कोई ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 यूनिट हो और उसका क्रॉस सेक्शन के एरिया भी 1 यूनिट हो, तो
ऐसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब मान लीजिए कि हमने कोई ऐसा कंडक्टर ले लिया जिसका लेंथ हमारा 1 यूनिट है, 1 है, और क्रॉस सेक्शन की एरिया भी 1 है। अब इसका रेजिस्टेंस हम कैसे नापेंगे? तो हम इसके एंड्स पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, इसके एंड्स पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे कितने भी वोल्ट का। सपोज कर लीजिए कोई हमने V लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, और इसमें फ्लो होने वाले हम करंट को नाप लेंगे, I को नाप लेंगे, और इसके बाद से हम क्या कर देंगे, हमारा रेजिस्टेंस होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था R इज इक्वल टू V/I, यानी कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग इट, यानी कि V और I यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हमने कोई कंडक्टर लिया जिसका लेंथ 1 यूनिट है और इसका क्रॉस सेक्शन के एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है। हमने इसमें एक कोई पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया और इसमें फ्लो होने वाले करंट को नाप लिया, और यहां से हम R इक्वल टू V/I से हमने इसका रेजिस्टेंस नाप लिया। अब ये जो रेजिस्टेंस होगा यही इस रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ये जो रेजिस्टेंस होगा यही रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस कंडक्टर का हमने लेंथ लिया था 1 यूनिट और इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया भी लिया था 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन वाले और 1 यूनिट लेंथ वाले कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये चीजें आप माइंड में रख लीजिएगा। क्लियर है बातें? चलिए बात करते हैं रेजिस्टिविटी के यूनिट की। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? हम रेजिस्टेंस का यूनिट जानते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। जिस बच्चों को नहीं पता होगा वो लिख लेंगे यहां पे, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आर का यूनिट ओम होता है, OHM ओम, या यहां से निकले तो हमारा होता है पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। इसको हम वोल्ट पर एम्पियर भी लिखते हैं, वोल्ट पर एम्पियर भी लिखते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू होती है हमारी। यहां से अगर हम रो की वैल्यू निकालना चाहें तो रो की वैल्यू हो जाएगी RA/L। रो की वैल्यू हो जाएगी RA/L। अब R की यूनिट तो ओम होती है, A मतलब कि एरिया है। एरिया यदि हम SI पद्धति सिस्टम या फिर MK सिस्टम मिले तो एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा हमारा? मीटर हो जाएगा। मीटर से मीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर कैंसिल, बच गया क्या हमारा? रो इज इक्वल टू ओम मीटर। क्या बच गया? ओम मीटर। तो हमारी किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। क्लियर बात? चलिए मिटा दे इसको। जिन बच्चों को नोट डाउन करना है वो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने यहां पे लिख रखा है क्या? रो इज इक्वल टू RA/L। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन का एरिया बढ़ाएंगे तो रो बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। कभी भी किसी भी कंडक्टर का यदि हम क्रॉस सेक्शन का एरिया बढ़ाएं, लेंथ बढ़ाएं, तो सिर्फ उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, उसका रेजिस्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करता है तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी रो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। यानी कि तांबा है तो तांबे का हम इतना मोटा तार लें, इतना लंबा तार लें, या इसमें और इतना लंबा हम तार कर दें, इसके रेजिस्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तार कितना भी मोटा हो चाहे कितना भी लंबा हो, उस तार की रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी तो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी कि हमने तांबे का तार लिया है, एल्यूमिनियम का लिया है, कि लोहे का लिया है, किस चीज का लिया है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है? चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? जब कई प्रकार के रेजिस्टेंस को, यानी कि कई रेजिस्टेंस को हम एक साथ जोड़ देते हैं, एक साथ लगा देते हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है बच्चों
ये कहीं आपको इस तरह से कोई सिंबल दिखे तो ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कई प्रकार के रेजिस्टेंस को हम एक साथ जोड़ देते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले के बारे में बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बात में ध्यान दीजिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा होता है जब हम सारे रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ें, इस प्रकार जोड़ें कि पहले रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट सेकंड रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हो। हम रेजिस्टेंस को इस तरह से जोड़ें कि पहले रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट सेकेंड रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के हम कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज कर लीजिए हमारा ये मार्कर है, ये मार्कर का ये जो इसके कैप वाला भाग है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका जो बॉटम वाला भाग है वो एंड पॉइंट है। तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हो गया। तो हम इस तरह से रेजिस्टेंस को जोड़ें कि पहले रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा जो कैप वाला भाग है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ जुड़े हो, तो इस प्रकार के हम कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इन दिस कॉम्बिनेशन द एंड पॉइंट of first resistance is connected with the starting point of second resistance. In this combination the end point of the first resistance is connected with the starting point of the second resistance। यानी कि हमारा अगर सपोज कर लीजिए ये हमारा कोई रेजिस्टेंस है, ये हमारा कोई रेजिस्टेंस है जिसका ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया इसका एंड पॉइंट, ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया इसका एंड पॉइंट, और इसके बाद हम कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसके बाद हम कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो क्या होगा, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि इस रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट इस वाले रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ है। आप इस डेफिनेशन में कुछ और भी नोट कर सकते हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन द एंड ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द स्टार्टिंग द सेकंड रेजिस्टेंस एंड सो ऑन, एंड सो ऑन मतलब कि और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। अब फिर सेकंड रेजिस्टेंस का ये एंड पॉइंट और हम कोई और रेजिस्टेंस जोड़ना चाहें तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जोड़ेंगे हम इसके एंड पॉइंट से, और ऐसे ही ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार के हम कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पहले रेजिस्टेंस का R1 का एंड पॉइंट R2 के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा होगा और R2 का एंड पॉइंट R3 के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा होगा, और इस प्रकार के हम कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? इस कॉम्बिनेशन में नोट में लिख लीजिएगा या फिर इसके नीचे ही लिख लीजिएगा, इन दिस कॉम्बिनेशन द करेंट फ्लोज सेम इन all the resistance, but the potential difference across the ends of resistances are
डिफरेंट। ठीक है, इन दिस कॉम्बिनेशन द करंट फ्लो सेम इन ऑल द रेजिस्टेंस। सारे रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा, यानी कि जो इस कंडक्टर में, जो इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगा, यानी कि यदि इस रेजिस्टेंस में आई करंट फ्लो हो रहा है तो इस रेजिस्टेंस में भी करंट का मान आई ही होगा, और इस वाले रेजिस्टेंस में भी आई ही होगा, और उसके बाद भी जितने भी हम रेजिस्टेंस जोड़ेंगे उन सारे रेजिस्टेंस में जो हमारा करंट का मान होगा वो आई ही होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होता है वो सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के इंड्स पे अलग अलग होता है। यानी कि यदि हम बात करें पहले रेजिस्टेंस के इंड्स पे, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस यदि कुछ V1 है तो यहां पे V1 नहीं होगा, यहां पे सेकंड रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 हो जाएगा, यानी कोई दूसरा वैल्यू हो जाएगा। और उसी तरह हमारे थर्ड रेजिस्टेंस के एंड्स पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बातें? ध्यान दीजिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स के बीच में होता है। यदि दो एंड्स के बीच में, सपोज के लिए जैसे ये कंडक्टर है और यहां से ही हम इसके ऊपर नीचे देखें तो इसके इन दो एंड्स पर चाहे जितना भी हम कंडक्टर जोड़ दें सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। लेकिन यही हम इसके हम एंड्स पे ना जोड़ के, इन दो एंड्स पे ना जोड़ के इनके एंड्स ज्यादा बढ़ाते चले जाएं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है बातें? समझिएगा कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होता है वो करंट क्या होता है, हमारा जो करंट फ्लो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो सेम होता है, और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, मिटा देते हैं। आगे बात करते हैं अपने अगले कॉम्बिनेशन के बारे में। अगला हमारा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा स्पेलिंग्स के बारे में अपने बुक से। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सारे रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे हो और सारे रेजिस्टेंस का जो सेकंड एंड है वो एक पॉइंट पे हो, अनदर पॉइंट पे हो। इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सपोज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया R1, इसका ये फर्स्ट एंड है और ये इसका सेकंड एंड है। हम कोई और रेजिस्टेंस जोड़ना चाहते हैं तो उसका भी फर्स्ट एंड हमारा यही हो और उसका भी जो सेकंड एंड हो यही हो। अगर कोई और रेजिस्टेंस जोड़ना चाहते हैं तो उसका भी फर्स्ट एंड जो हमारा यही हो, ये वाला, और उसका भी जो सेकंड एंड हो वो यही हो। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, सबका अपना अपना कॉम्बिनेशन था। जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में था कि पहले रेजिस्टेंस का सेकंड एंड दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड के साथ जुड़ता था, और फिर दूसरे रेजिस्टेंस का सेकंड एंड तीसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड के साथ जुड़ता था। तो इस प्रकार का हम कॉम्बिनेशंस को बोलते थे सीरीज कॉम्बिनेशंस, क्योंकि इनका अपना कोई फिक्स एंड नहीं था। यहां पे इसका एंड खत्म हुआ तो इसका एंड यहां से शुरू हुआ, फिर इसका यहां पे खत्म हुआ तो फिर इसका यहां से शुरू हुआ, लेकिन इन सब का फर्स्ट पॉइंट फिक्स है और लास्ट पॉइंट भी फिक्स है। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट पॉइंट भी फिक्स है और लास्ट पॉइंट भी फिक्स है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखिएगा, इन दिस कॉम्बिनेशन the starting point of all the resistance are connected at one point and the end point of all the resistance are connected
at another point. Clear है? In this combination the starting point of all the resistance are connected at one point and the end point of all the resistance are connected at the another point. ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये फिगर बना लीजिएगा. क्लियर है बातें? चलिए आगे आप नोट डाल के या फिर इसी में लिख लीजिएगा. इन दिस कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of all resistance is same, but the current flows in different amount. कहने का मतलब ये है कि देखिए बच्चों, हमने बताया था कि अगर एक ही एंड्स पे, यानी कि स्टार्टिंग एंड और इनिशियल स्टार्टिंग एंड और फाइनल एंड सारे कंडक्टर का सेम हो. देखो इस रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग एंड यहाँ पे है और अंतिम एंड यानी कि जो खत्म होने वाला एंड है यहाँ पे है. इसके लिए भी ये पॉइंट सेम है, इसके लिए भी पॉइंट सेम है. यानी कि जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है? सेम होता है. इस और इस रेंज में आप कितने भी रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, उन सब का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा. लेकिन इन सब में करंट क्या होगा? अलग अलग होगा. यदि इन सब के बीच हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? V हो, तो इनमें फ्लो होने वाले R1, R2 और R3 ये हमारे रेजिस्टेंस हो गए. इनमें फ्लो होने वाले करंट अलग अलग होंगे. R1 में I1 फ्लो होगा, R2 में I2 फ्लो होगा और R3 में I3 फ्लो होगा. क्लियर है बातें? ठीक है बच्चों, तो आप लोग नोट कर लीजिए और हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं. मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जहां हम लोग बात करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तब तक के लिए जय हिंद.